गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के पाठ 2 का आगे से एक्सप्लेन करूंगी। कल मैंने आपको स्वर के बारे में बताया कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर के मैंने आपको भेद बताए थे कि स्वर के 3 भेद होते हैं। इनके भेदों का 3 आधार होता है: समय का आधार, उच्चारण का आधार, उच्चारण स्थान का आधार। तो उसके आधार पर मैंने भेदों को मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया, आपको समझाया। आज मैं आपको व्यंजन करवाऊंगी कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिनके उच्चारण में श्वास वायु रुकावट के साथ मुख के बाहर आती है, उन्हें कहते हैं व्यंजन। ये मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं तो सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, केवल अ की मात्रा नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी व्यंजन में ऐड होती है। अगर हम बोलते हैं क, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको अ की आवाज आती है, इसीलिए उसकी मात्रा नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और इनके उच्चारण में श्वास वायु रुकावट के साथ बाहर आती है। स्वरों के में हमें जो श्वास वायु थी वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकल रही थी, जैसे अ, आ, ई, उ। लेकिन व्यंजनों में श्वास वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है, तो उन्हें कहते हैं व्यंजन। अब आते हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के कौन कौन से भेद? व्यंजन भेद के 4 मुख्य आधार हैं। स्पर्श का आधार, यानी कि जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो अंदर हमारे मुख के कौन से भाग किसको स्पर्श कर रहे हैं, उसके आधार पर। उच्चारण स्थान का आधार, श्वास वायु की मात्रा का आधार और स्वर तंत्री में कंपन, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारी स्वर तंत्री में जो वाइब्रेशन होती है उसके आधार पर व्यंजन को बांटा गया है। तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आता है स्पर्श के आधार पर व्यंजन भेद, यानी कि मुख के अंगों के स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यानी कि जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो अंदर मुख के कौन से अंग आपस में स्पर्श कर रहे हैं उसके आधार पर बांटा गया है व्यंजनों को। सबसे पहले होता है स्पर्श व्यंजन। तो जो व्यंजन मुख के विभिन्न अंगों के आंतरिक स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये इस प्रकार हैं, जिसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। तो इसके आधार पर इन व्यंजनों को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है ये तो हो गए स्पर्श व्यंजन। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का सा होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख के अंग परस्पर पूरी तरह से एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं तो आपस में पूरी तरह से आपस में जो मुख के अंदर के अंग हैं आपस में दूसरे से टच नहीं करते हैं। जैसे य, आप देखिए य में र, ल, व, तो इसमें कोई भी मुख के अंदर का कोई भी अंग है वो पूरी तरह से आपस में स्पर्श नहीं करता। उसके बाद होते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर गर्म हो ऊष्म हो जाती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब आप इन व्यंजनों को बोलते हैं तो स्पर्श के साथ, रगड़ के साथ जो है वायु मुख से बाहर निकलती है, जिससे श, श, स, ह। तो आप इन व्यंजनों को बोलेंगे, आप देखेंगे कि वायु रगड़ खाकर आपके मुख से बाहर निकल रही है। उसके बाद आता है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भेद, यानी कि जब आप उन व्यंजनों को उच्चारण कर रहे हैं, उनका बोल रहे हैं, तो वो मुख के किस अंग द्वारा बोले जा रहे हैं, क्योंकि मुख में विभिन्न अंग होते हैं, तो उसके आधार पर इन व्यंजनों को बांटा गया है। अब इनके भेद किस प्रकार है? जैसे कंठे, कंठे का अर्थ है गला। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठे कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ह।
ये कंठ व्यंजन है, यानी कि जब आप इन व्यंजनों को बोलते हैं तो जो आवाज है वो कहाँ से, उच्चारण कहाँ से हो रहा है ज्यादा, इसका कंठ से होता है। उसके बाद आता है तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। यानी कि आप देखिए दांत के पीछे का जो थोड़ा पीछे से थोड़ा दांत के थोड़ा सा पीछे होंगे तो वहां पर तालु होता है। तो जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो तालु जो जीभ है आपकी वो तालु से स्पर्श करेगी, जैसे च, छ, ज, झ, य, य, श। तो आप ये देखेंगे, आप खुद जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपको तालु समझ में आ जाएगा कि हमारी जीभ जो है वो तालु के किस भाग को स्पर्श कर रही है। उसके बाद आता है मूर्धन्य, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण, जिन वर्ण का उच्चारण मूर्धा के स्पर्श से होता है, मूर्धा से होता है, वो कहते हैं मूर्धन्य उन्हें। ट, आप देखिए आपकी जीभ जो है वो आपके मुख के बीचों बीच स्पर्श कर रही है, वो होती है मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, ये मूर्धन्य व्यंजन है। तो आपको ये समझने के लिए आपको इनका उच्चारण स्वयं करके देखना है। दंते, जिन वर्णों का उच्चारण दांतों की सहायता से होता है उन्हें दंते कहते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न, ल, स, दंते व्यंजन है। यानी जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा आपके दांतों का स्पर्श करती है। फिर है ओष्ठ। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ कहते हैं। आप देखेंगे जब आप बोलेंगे तो आपके दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं, प, फ, ब, भ, म। ये कौन से व्यंजन है? ओष्ठ है। नासिक्य, जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है, जैसे ङ, य, ण, न, म, नासिक्य व्यंजन है। जब आप बात करेंगे, जब इन व्यंजनों का उच्चारण आप करेंगे तो आप देखेंगे नाक में एक तरह का वाइब्रेशन होता है। तो इन व्यंजनों का उच्चारण नासिका से होता है, आपको नासिका की सहायता लेनी ही पड़ती है। उसके बाद है दंतोष्ठ है, यानी कि दांत और ओठ। जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। व दंतोष्ठ व्यंजन है। जब आप व बोलेंगे देखेंगे आपको होठ की भी सहायता लेनी पड़ती है और आपको दांत की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो ये था आपका उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का भेद। उसके बाद आता है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन का भेद, यानी कि जब आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें से श्वास कितनी मात्रा में आपके मुख से बाहर आता है तो वो होता है, इसके आधार पर किया गया है। तो ये कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब थोड़ी वायु, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन है। तो इनके उच्चारण में जो श्वास वायु है बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है। और महाप्राण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं महाप्राण। अब आप इसको बोल के देखेंगे, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, घ, फ, भ, श, श, स, ह, ये महाप्राण व्यंजन है। अर्थात इन व्यंजनों के उच्चारण में जो श्वास वायु है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, जबकि अल्प प्राण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। उसके बाद आता है स्वर तंत्री में कंपन, यानी कि आपके मुख में एक जो है भाग होता है जिसको स्वर तंत्री कहते हैं, अंदर होता है गले में अंदर की तरफ, उसमें कंपन के आधार पर स्वर तंत्री में श्वास कंपन के आधार पर भी व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अघोष और घोष। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है वो होते हैं, जो स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता वो होते हैं अघोष व्यंजन, यानी कि इनके उच्चारण में सिर्फ सांस का प्रयोग हो रहा है, इसमें स्वर तंत्री में कंपन नहीं हो रहा है। जैसे क, ख, च,
च, छ, ट, ठ, त। आप देखेंगे इन व्यंजनों को बोलने में कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, आप बहुत इजीली इन शब्द को बोल पा रहे हैं। और घोष कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। अब आप इन व्यंजन जब बोल के देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण। तो आप देखेंगे इनका उच्चारण मोस्टली गले से हो रहा है, गले से, यानी कि गले में जो स्वर तंत्री है मुख में पीछे की तरफ उसमें कंपन हो रहा है, तो ये होते हैं घोष। और सभी स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों के संयोग से ये बनते हैं, इन्हीं को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। जैसे श जो है वो क, श और अ को जोड़कर बना है। त्र को बोलते जब बोलेंगे तभी त र की आवाज आ रही है, त र और अ की, क्योंकि ऑलरेडी हर व्यंजन में अ होता है। ज्ञ, ज और य की आवाज आ रही है, और श्र में श और र की आवाज आ रही है। तो इन व्यंजनों के दो जब व्यंजनों को मिलाया जाता है तो ये व्यंजन बनता है संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब एक स्वर रहित व्यंजन होता है, एक स्वर रहित व्यंजन समान स्वर सहित व्यंजन, यानी कि एक में स्वर होता है और एक में नहीं होता, तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। यानी जहां पर दो व्यंजनों की आवाज आती है वहां पर एक व्यंजन आधा हो जाता है। जैसे क के में हलंत लगाएंगे तो ये इसका मतलब है कि ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, अ नहीं है, जबकि इसमें स्वर है, तो तब इसको एक को आधा ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से। आप ये देखिए, फिर नीचे आपके र के विभिन्न रूप दिए गए हैं, ये मैं आपको लिख के समझाऊंगी। वर्ण विच्छेद है, तो आप इस पार्ट को, चैप्टर को समझिए। नेक्स्ट टाइम में मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगी। थैंक यू।